और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, सीधे वहीं लेके चलते हैं आपको। हर नागरिक के, हर उस व्यक्ति के जिसने एक बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है और जो दबा जा रहा है, जो आज की सरकार, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उनके बोझ में दबा जा रहा है, टूटा जा रहा है, उसके मन की आह जो है उसका ही उल्लेख आपके सामने करना है और उसी को एक विचार के समान प्रस्तुत करना है आपके सामने अपनी पार्टी की ओर से। विषय आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो भी गंभीर कोई चर्चा करना चाहे तो वो विषय होगा या तो बेरोजगारी का रहेगा या फिर बढ़ती जो महंगाई है उसका रहेगा, या फिर जो व्यवस्था चरमरा गई है, चाहे वो कोविड से संबंधित हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वो महिला सुरक्षा से संबंधित हो, बच्चों के भविष्य से संबंधित हो, उन सभी पर चर्चा होनी अनिवार्य होती है। लेकिन आज विशेष चर्चा जो है वो कीमतों पर है, बढ़ती जो महंगाई है उस पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महंगाई और जितने और विषय हैं उनको इस समय प्रभावित कर रही है और आने वाले समय में हमारे देश की क्या स्थिति रहेगी अर्थव्यवस्था की, उससे ये संबंधित है। और अर्थव्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था, हमारे साधारण जो हमारे देशवासी हैं उन पर क्या गुजरेगी, इन सब को लेकर महंगाई जो है एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। तो आपको चंद आंकड़े देना चाहता हूं। एक बात सब जानते हैं, ये सामूहिक रूप से हम लोग सब जानते हैं कि जो आरबीआई का, रिजर्व बैंक का जो लक्ष्य था और है, वो इन्फ्लेशन को लेकर, जो बढ़ती कीमतें हैं उनको लेकर 4% का था। 4% में 2% घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। वैसे भी एक बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट या जैसी स्थिति भारतवर्ष की पिछले 10-20 वर्ष में रही है, उसमें माना जाता है कि उसमें लक्ष्य 4% ही होना चाहिए। 4% से ना कहीं नुकसान है, अगर कुछ नफा हो सकता है तो अवश्य नफा होता है। तो ये 4% थी। हालांकि लक्ष्य रहा 4% का, लेकिन जो मई के आंकड़े हैं और जून के आंकड़े हैं, उसमें पहले 5.91 और उसके बाद 6.37 मई और जून में ये आंकड़े आए हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये आंकड़े जो हो वो वास्तविक आंकड़े होते हैं। और जो कोर इन्फ्लेशन है, जो सामूहिक इन्फ्लेशन माना जाता है, वो 5.5% से लेकर 5.8% तक हो गया है। 4 कहाँ, 5.8 कहाँ। लेकिन इसमें जो विशेष क्षेत्र के इन्फ्लेशन है उस पर आप अवश्य गौर करें। जो खाद्यान्न के मामले हैं 5.58 फूड इन्फ्लेशन, पल्सेस जो है दाल 10% इन्फ्लेशन परसेंट, जो फल जैसी वस्तुएं हैं उनका 11.82%, ट्रांसपोर्ट जो है यातायात में इन्फ्लेशन 11.56 है, फ्यूल और लाइट इन्फ्लेशन 12.68% है, और तेल से संबंधित वस्तुएं इन्फ्लेशन 34% है, 34.78% है। इतना बढ़ता हुआ दर
और वो कब, जब हम पिछले 2 वर्षों से कोविड से और कोविड पैंडेमिक से हम त्रस्त हैं। कितने लोग हम खो चुके हैं, कितने लोग तड़पते तड़पते हमको छोड़ के चले गए, इसलिए कि जो व्यवस्था बनी थी उसमें ना अस्पताल के बेड्स अवेलेबल थे और ना ही ऑक्सीजन या वेंटिलेटर अवेलेबल थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग भुक्तभोगी चारों तरफ आपको दिखते हैं और किसी की भी गाथा को आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप सब कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं और ऐसा नहीं है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे घर के बारे में भी आप पूछें, परिवार के बारे में पूछें, तो हम सब इससे प्रभावित हुए हैं और लोगों को, अपने करीब के लोगों को खो बैठे हैं। तो इन्फ्लेशन को, हमेशा बढ़ती हुई दरों को हमेशा एक लोकतंत्र में बहुत बहुत पैनी नज़र से देखा जाता है, लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जैसी कि हमने पिछले 2 वर्ष में देखी है, तो फिर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या, एक क्रूर समस्या बन जाती है और उस समस्या का सामना करते हुए हमें कुछ दिख नहीं रहा है। 2-3 विशेष इसमें मुद्दे हैं कि जो ईंधन की कीमत है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, और जब मैं कहता हूं कि वो बढ़ रही हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि सरकार बढ़ा रही है, क्रूर सरकार है, जो दया जिसमें करुणा और दया कहीं देखने को नहीं मिलती, कि आज इनकी कीमतों को बढ़ाकर वो कितना अन्याय कर रहे हैं आम जनता पर। तो दिल्ली में तो पेट्रोल 100 रुपए से ज़्यादा बढ़ चुका है पर लीटर, और डीजल जो है वो 90 को छू रहा है पर लीटर। मुंबई में 106 हो गया है, 106 और 97 बंबई में हो गया है। एलपीजी दिल्ली में 835 रुपए सिलेंडर है। आपको याद है, वो अभी तक वो आपको चित्र देखने को मिलते होंगे और आप उनको समय समय पर प्रकाशित करते हैं कि जब खाली सिलेंडर लेकर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सड़कों पर उतरते थे, तब क्या स्थिति थी, क्या खर्चा होता था एक सिलेंडर पर, और आज जब 835 सिलेंडर हो गया है, जो पटना में आपके पड़ोस में 933 पर पहुंचा है। हर जगह के आंकड़े आप इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन ये एक सांकेतिक रूप से मैं आपको बता रहा हूं। और ये तब हो रहा है जब जो कच्चा तेल होता है वो करीब 75 US डॉलर्स हर बैरल का है, 75 US हर डॉलर्स का है, और जो कि यूपीए की सरकार के समय 125 US डॉलर्स का था, और उस समय हम तेल 65 रुपए पर देते थे और डीजल 44 रुपए पर देते थे। और इसका एक ही मतलब है कि सरकार पैसे इकट्ठा करने के लिए लगातार सेस लगाती जा रही है और वो उसकी जेब में, सरकार की जेब में जा रहा है। अब सरकार ने हाथ उठा दिए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। अब सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो गरीब व्यक्ति पर ये बोझ डाल कर, सेस बढ़ा कर, कीमतें बढ़ा कर चलाने की कोशिश कर रही है। इसी से संबंधित, हालांकि इसमें जीएसटी नहीं है, इसी से संबंधित जीएसटी की समस्या है। जो जीएसटी की साधारण समस्या है वो, उस पर हम कई दफ़ा उल्लेख कर चुके हैं। इसको कैसे हमने इसका विवरण किया है, लेकिन एक बात है कि जीएसटी लागू हुई और वो जिस तरह से लागू हुई उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा हम सब पर, हमारे पूरे समाज पर। लेकिन जो उनकी 12% जीएसटी और 18%
जीएसटी का उन्होंने मापदंड बनाया है, उस जीएसटी को वो कहाँ कहाँ लागू कर रहे हैं। टूथपेस्ट पर लागू कर रहे हैं, टॉयलेटरीज पे लागू कर रहे हैं, जो खाना आता है, प्रोसेस्ड फूड आता है, उस पे कर रहे हैं, और घर में साधारण सामान जो घर में इस्तेमाल होता है उस पर लागू कर रहे हैं। ऑक्सीजन मीटर्स पर भी 18% जीएसटी लगा है, जबकि ऑक्सीजन मीटर जान बचाने का पहला कदम है कि पता चल जाए, एक पीड़ित को पता चल जाए कि मेरे जिस्म में ऑक्सीजन का एब्सॉर्प्शन जो है वो क्या 90 है या 90 से ऊपर है या 90 से नीचे है, इतना पता करने के लिए, ताकि वो तत्काल किसी अस्पताल में जाकर अपना उपचार करा सके। वहाँ भी 18% जीएसटी लगाया गया है। एक और बात ये है कि कहीं कहीं आप अगर बाजार में कुछ चीज़ खरीदें किसी विशेष व्यक्ति से, तो लगता है कि ये इतना सस्ता कैसे है, जब माल वही है जो माल बाजार में और जगह पर है, और 2500 का बिक रहा है, कहीं ब्लैक हो रहा है तो 4000 का बिक रहा है। तो ये यहाँ पर कैसे 800 में और 900 में बिक रहा है। तो पता ये चलता है कि जो भारत के लोगों के सहयोग के लिए माल भेजा गया था, उसको भी किसी और रास्ते से 800 और 900 में बेचा जा रहा है। 800-900 कम होते हैं, लेकिन जो चीज़ मुफ्त मिली है और जिसका निःशुल्क बंटवारा होना चाहिए, उसको 800-900 में बेचना हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा अत्याचार है। तो एक दो इसमें विस्तार से और मुद्दों पर मैं उल्लेख कर दूं, उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे उनको बताने का प्रयास, उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक तो ये है कि इन सब के कारण जितनी बातों का उल्लेख किया है, उन सब के कारण 23 करोड़ लोग, हमारे देशवासी, 23 करोड़ देशवासी गरीबी की रेखा के नीचे फिर से चले गए। कितने प्रयासों से हम उनको ऊपर लेकर आए थे, आज वो गरीबी की रेखा के नीचे फिर चले गए हैं, क्योंकि सरकार की अंधी नीतियां हैं। अंधी बैरी सरकार की नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग फिर गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। हमारा अपना जो टेन्योर था, जो समय था, उसमें हम 27 करोड़ को ऊपर लेकर आए थे, उसमें से 23 करोड़ फिर नीचे चले गए हैं, और जो बचे हैं क्या पता वो कब जाते हैं। 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अप्रैल और मई में रोजगार खो चुके हैं, नौकरियां खो चुके हैं अप्रैल और मई में इस वर्ष, और 97% लोग हैं जो पहले से नीचे, जिनको पहले से घटकर कम उनको जो वेजेस मिल रही हैं, उनको तनख्वाहें जो मिल रही हैं वो पहले से घट गई हैं। 97%, कम नहीं होता 97%। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी लेबर फोर्स और हमारे सारे काम करने वाले लोग आज तकरीबन 100% पहले से कम कमाई कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जॉब जो घटे हैं, जो नौकरियां घटी हैं और जो तनख्वाहें कटी हैं, उसकी वजह से एक 1.25 लाख करोड़ प्रोविडेंट फंड से लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ किया है। जो चीज़ रिटायरमेंट में आने वाले पूरे वक्त के लिए एक सुरक्षा होती है, एक अश्योरेंस होती है, वो आज लोगों को विड्रॉ करनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि उनके पास और कोई उपाय है नहीं। तो जो आर्थिक मैनेजमेंट है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें जैसा मैंने कहा कि बढ़ती हुई कीमतें, जबकि जीडीपी घट रही है, अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, उस समय इन्फ्लेशन कितना क्रूड है। पर इसके अलावा हम ये ना भूलें कि जो हमें नुकसान
कोरोना के कारण हुआ, जिस पर कोरोना पर हमारा कोई प्रतिबंध हम लगा नहीं सकते थे, उस पर कोई अंकुश हम लगा नहीं सकते थे, लेकिन उसका जो जिस तरह से कोरोना फैला है उस पर दो राय नहीं है कि हम उस पर रोक लगा सकते थे। लेकिन ये मत कहें कि कोरोना ने ही ये सब कुछ किया है। कोरोना से बहुत दुखी हैं हम, और हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि फिर से कोरोना की कोई वेव, तीसरी वेव कोरोना की आने मत दीजिए। जितना भी प्रयास करके अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं वो रखिए, ताकि तीसरी वेव ना आए। हम कोई गलत निर्णय ना लें जिसके कारण तीसरी वेव आ जाए। पहले गलत निर्णय हुए, उसकी वजह से सेकेंड वेव आई। सेकेंड वेव ने हम पर कितना नुकसान हम पर ढाया है वो आप जानते हैं। लेकिन ये कहना कि ये सब कोरोना की वजह से हुआ है, इसमें हम ये ना भूलें कि जब कोरोना पहली बार आया था या आ रहा था, उस समय हमारा जो ग्रोथ थी, हमारी जो ग्रोथ रेट था वो 8.2% से, जो फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 20 के बीच में 8.2% से लेकर 4.1% आ गया था। तो कोरोना को बहुत दोष हम देंगे, कोरोना पर काबू नहीं पाई सरकार, इसके लिए हम दोष देंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना के कारण ही ये गिरावट आई है। ये गिरावट आ चुकी थी, आ रही थी जब कोरोना ने हमको घेरा है। ये आपको मैंने पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उस पर मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस समय 2021 में जो क्रूड प्राइसेस हैं पर बैरल वो 44 हैं, और 2011-13 में ये 111, 107 और 105 पर थे। तो इसकी तुलना करने से बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। इसी के साथ साथ एक दुख का विषय ये भी है कि जहाँ एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल का उत्पादन हमारे देश में घटता चला जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इससे बढ़कर और कोई इससे बढ़कर सबूत नहीं हो सकता कि सरकार किस तरह से असहाय है, और सरकार कोई भी ऐसा काम करने में भी फेल हो चुकी है, जिस काम को बहुत अच्छी तरह हम बहुत सालों से कर रहे थे। तो ये जो क्रूड का प्रोडक्शन होता था, हम उसमें से वो 23%, यानी कि जो बाहर से आयात होता था और यहाँ प्रोडक्शन होता था, उन दोनों को अगर हम लें तो से 23% उसका प्रोडक्शन जो था वो हम अपने देश में कर लेते थे। आत्मनिर्भर देश को 23% प्रोडक्शन का एक उस समय स्थिति थी। वो अब जो घटा है तो इतना घटा है कि 18 वर्षों में सबसे कम प्रोडक्शन अगर हुआ है तो वो अब जाकर हो रहा है 18 वर्षों में। तो ये कहा जाता है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हम विकास को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ विकास बढ़ना चाहिए, जहाँ पर पैसे ओएनजीसी के पास थे और प्रोडक्शन करने के लिए और खोज करने के लिए, वो पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं और ओएनजीसी धीरे धीरे पीछे हटती जा रही है, क्योंकि ओएनजीसी का ये मानना है कि उनके पास पैसे हैं नहीं। हर चीज़ के लिए आप जानते हैं पंडित जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को भी दोष दिया जाता है और कांग्रेस पार्टी को दोष दिया जाता है। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है, कोविड में हुई और अर्थव्यवस्था में हुई। उसके लिए दोष अगर हमको दे रहे हैं तो हमको ही सरकार हैंडओवर कर दें, ताकि हम ये बता सकें कि ये दोष किसका है और हम इसको फिर सुदृढ़ और ठीक कर सकें।
ये मैं चाहता हूं कि आप ये संदेश दीजिए। सरकारें बदलती हैं जब चुनाव होते हैं, लेकिन जब सरकार बिल्कुल फेल हो जाए तो सरकार को इतनी सूझबूझ के साथ उस पद से अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए जो पद उनके लिए और देश के लिए इस समय इतना दुख पहुंचा रहा है। उससे अपने आप को मुक्त कर दें। हम सरकार को चला के दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है। मैं आपका धन्यवाद कहता हूं। कोई प्रश्न होंगे तो आप वो पूछें, मैं उनका उत्तर देने का। सवाल है ये कांग्रेस पार्टी जो आपने कहा हैंडओवर की बात, कांग्रेस पार्टी क्या चुनावों से जीतकर नहीं आ सकती है? आपने जो हैंडओवर की बात कही, चुनाव तो आज नहीं है ना, चुनाव तो आज नहीं है। जब चुनाव होगा तो हम जीतेंगे, चुनाव हम होगा तो हम जीतेंगे। लेकिन चुनाव आते तक ये और कितना बिगाड़ देंगे और मुझे कितनी बार फिर रांची आना पड़ेगा ये बताने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब पर थोड़ी दया करें, अपने आप पर भी दया करें और वो मुक्त कर लें अपने आप को सरकार के पद से और हमको वो सरकार चलाने का मौका दे दें। रियासती हुकूमत इंतखाब से कबल जब मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी की थी तो उसमें यह वादा किया था कि रियासती हुकूमत वैट कम करेगी पेट्रोल और डीजल पर, तो उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? दूसरी, मॉब लिंचिंग पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा, ये भी मैनिफेस्टो में था, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? ये दो सवाल है। और तीसरा सवाल है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। 2022 में इंतखाब है और एक मजबूत महागठबंधन नजर नहीं आ रहा है, क्या इसका फायदा भाजपा को नहीं मिले? तीसरे प्रश्न से मैं आरंभ करूं कि आपको कोई वहां पर अलायंस या समझौता होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या इस प्रश्न को उनसे नहीं पूछना चाहिए जो दावा करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकते हैं? देखिए, ये बात